आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 3D लाइन। ठीक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। रात के काफी टाइम हो चुका है तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, है ना। 12-1 के करीबन 1 बज चुके हैं। तो इसमें तुम्हें मैं बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। ठीक है, हम जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3D लाइन में किस तरह के बेसिक्स होते हैं, मोस्टली मतलब हम किस लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड को माइंड में सेट रखते हुए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो थ्योरी क्लियर करेंगे। एक वीडियो में बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और जो 3D लाइन का सेकंड वीडियो आएगा उसमें तुम्हें जेई मेंस और एडवांस में किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए या हमारी क्या अप्रोच होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं 3D वाला। ठीक है, तो 3D में सबसे पहले आओ बच्चों देखें क्या होता है 3D के अंदर। 3D लाइन में सबसे पहले चीज होती है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इससे पहले टॉपिक आता है डायरेक्शन एंगल, लेकिन वो इसी में हम कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या करना है तुम्हें, बहुत ही सिंपल सी चीजें होती है कि जैसे तुमने पढ़ा हुआ 3D में 11th क्लास में भी कि एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है और एक इस तरह से बाहर निकली हुई जेड एक्सिस बना देते हैं। ठीक है, और एक 3D लाइन, एक इस तरह से 3D लाइन जा रही है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही हो, गामा एंगल बना रही हो। ये एंगल हमने अज्यूम कर लिए, इन एंगल को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। हाँ, लेकिन कोई पूछता नहीं है, बस सिंपल तुम्हें याद होना चाहिए कि अच्छा इनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। तो इन डायरेक्शन एंगल का अगर हम कोस ले तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोस एंगल का क्या मतलब हुआ बेटा कि जैसे तुमने लिखते हैं यहाँ पर कोस एल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, इनको बोल देते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को, और इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है एल कोमा एम कोमा एन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। ये स्टैंडर्ड नहीं है कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं, एल एम एन दिखा और डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिवन होगा, लिखा होगा इंग्लिश में कि दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, तभी हमें लेट करना है। अब इन डायरेक्शन कोसाइन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, इन डायरेक्शन कोसाइन का अगर हम स्क्वायर करें, मतलब कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इन तीनों का स्क्वायर का सम करे तो ये 1 होगा। अब ये कैसे 1 होगा, धीरे धीरे मैं आगे चलूंगा तो डेरिवेशन बताऊंगा कि इनके स्क्वायर का सम 1 कैसे होता है। अभी हमें लर्न करना है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1। अब 1 नंबर या 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन इससे पूछ लिया करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेगा कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी, ये पूछ लेंगे छोटा सा क्वेश्चन, और बोल दिया जाएगा कि एल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल। तो हमें क्या लेट करना है, हमें पता है कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो बेटा, इसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग, कोस स्क्वायर एल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस कितना हो गया 3, 3 में से अगर वो वाला 1 माइनस कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू, सारे माइनस वाले साइन को उठा कर ले जाओ, मतलब साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। अब इसके बाद आता है सेकेंड टॉपिक डायरेक्शन एंगल। ठीक है, इसको तुम नोट कर लो। दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग डायरेक्शन रेशो, एंगल नहीं डायरेक्शन रेशो। अगर तुम्हें ये 2 टॉपिक आते हैं बच्चों, है ना, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो, इसका मतलब तुम्हें 3D लाइन वाला चैप्टर बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा।
बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्या होता है एक्चुअल में। डायरेक्शन रेशो, रेशो का तुमने है ना नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेशो के बारे में बात की जा रही है। मतलब जो डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन कौन, LMN, उनका जो रेशो निकल कर आता है, ठीक है, उस रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को, जैसे इनको सोल्व करने पर कटकर जो भी आता है सिंप्लीफाई करने पर, उसको हम डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ABC से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशो को, ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से दो एरो लगा के लिख देते हैं, या सिंपल A रेशो, B रेशो, C भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इनका जो रेशो आता है उनको ही डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन किसको बोला जाता है और डायरेक्शन रेशो किसको बोला जाता है। तो भाई कैसे पता करें, तो देखो तुम सिंपल सिंपल सी बात ये याद रखो कि अगर हमें डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो, दोनों ही गिवन हो, तो उन दोनों का स्क्वायर करके सम कर लो। अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आता है तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और डायरेक्शन रेशो में स्क्वायर करके सम 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर सम 1 आ रहा है तो उसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोल देंगे, डायरेक्शन रेशो भी बोल देंगे। लेकिन अगर सम 1 नहीं आता, ठीक है, 1 नहीं आता, इट मींस दिस इज द डायरेक्शन रेशोज। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है और उनका रेशो निकालने से डायरेक्शन रेशो आता है। इसके बारे में हम और बात करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है ना, अभी इसको पढ़ेंगे अपन 10 मिनट और पढ़ेंगे, डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो, अगर हमें डायरेक्शन रेशो गिवन हो, मतलब हाउ टू कन्वर्ट DRS, डायरेक्शन रेशो को शॉर्टकट में लिख देते हैं DRS टू DCS, डायरेक्शन कोसाइन। DCS को शॉर्ट में लिख देंगे DCS। DRS हमें गिवन है तो उसको DCS में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड क्या होगा कि अगर हमें डायरेक्ट DCS गिवन है, मतलब ABC गिवन है, ठीक है ना, DRS गिवन है ना, थोड़ा ध्यान देना, DRS गिवन है तो DCS कैसे निकाला जाए। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, DCS का मतलब LMN है, तो L इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे, A डिवाइडेड बाई रूट इन तीनों के स्क्वायर का सम, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, M डायरेक्शन कोसाइन, M तुम बताओ क्या होगा, देख के बताओ क्या हो रहा होगा, B डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, N इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा बेटा, N इज इक्वल टू हो रहा होगा C डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशो गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, A डिवाइडेड बाई तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए हमें। मोस्टली हमें डायरेक्शन रेशो दे दिया जाता है और बोला जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन पता करो, तो कोसाइन ये हो जाएगा। ठीक है, DCS देके DRS नहीं पूछते, वो तो बड़ा आसान है, रेशो में कन्वर्ट करके काट देंगे। लेकिन DRS से DCS कैसे निकालते हैं, इस प्रोसीजर से निकालते हैं। और सेकंड क्या है, ये तो एक तो सिंपल DRS गिवन हो, दूसरी चीज अगर हमें पॉइंट गिवन है, 3D है तो 2 पॉइंट गिवन होंगे। A पॉइंट है x1, y1, z1, और B पॉइंट क्या होगा, कोई सा भी पॉइंट ले लो, x2, y2 एंड z2। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो इससे सबसे पहले DRS कैसे निकालते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना इसको। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो DRS कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सा मेथड है बेटा, या तो x1 में से x2 माइनस कर दो, x2 में से x1 माइनस कर दो, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हो गया हमारा DRS। ठीक है, दोनों पॉइंटों को माइनस करना है, या तो x1 में से x2 माइनस कर दो, a में से b माइनस कर दो, या b में से a माइनस कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता रेशो में। मतलब x2 माइनस x1, कोमा लगाओ चाहे रेशो लगा दो,
y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मतलब ये आगे वैल्यू a b c की वैल्यू आ गई। ऐसे कब करना है? जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसके, ध्यान देना। अब हमें L निकालना है, डायरेक्शन रेशो पता है ना, DCS निकालना है। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय होल रूट इन तीनों के स्क्वायर का सम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब m कैसे निकालेंगे? तो m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, तुम बताओ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई होल रूट, जो ये लिखा हुआ है एक ही टर्म यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से हम लोग n निकाल देंगे। तो डायरेक्शन रेशो से DCS किस तरह से निकाला जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये गिवन है तो a डिवाइडेड बाई तीनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो पहले दोनों को माइनस करके DRS निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, DCS निकालने का प्रोसीजर तुम्हें पता ही है। अब देखो बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, जैसे किसी का आ रहा है 2 6 4 है ना, ये DRS आया, डायरेक्शन रेशो आया। तो 2 6 4 भी ठीक है, लेकिन इनको काट कर हम रेशो में क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 से कटेंगे तो 1 3 2, ये भी ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों में कुछ फर्क नजर नहीं आता, ठीक है ना। ये लिखो चाहे लिखो। अब इनके स्क्वायर का सम करोगे तो 1 तो नहीं आ रहा, मतलब DRS ही है। तो 2 6 4 भी ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करके 1 3 2 भी लिख सकते हो, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 9 6, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अब मोस्टली क्या होता है, इनमें से कोई ना कोई एक आंसर दिया और इधर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं सर हमारा तो ये नहीं आ रहा, कुछ और आना चाहिए था। ठीक है, दूसरी चीज जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 माइनस 2 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 2 माइनस 1। तो रेशो में क्या होता है, मोस्टली 2 माइनस नहीं आते, कम से कम माइनस आना चाहिए। तो फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख देंगे, -3 2 और 1। तो अगर तुम्हारा ये वाला आंसर आ रहा है और तुम एनसीईआरटी में चेक करने जा रहे हो पीछे, तो मोस्टली तुम्हारा ये वाला आंसर मैच करेगा। अगर तुम ये लिख के आते हो तब भी गलत तो नहीं है, तब भी आंसर सही है। तुम इनमें से कुछ भी लिख दो, ऊपर के तीनों में से, तब भी सही है। नीचे के 2 में से कुछ भी लिखो, दोनों ही सही आंसर है। तो इसको नोट कर लो, आगे हम पढ़ते हैं। चलो आओ बच्चों, है ना, डायरेक्शन रेशो कंप्लीट हुआ। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे यार, ध्यान से देखते जाओ। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा 2 तरीके की होती है, एक होती है वेक्टर फॉर्म में और दूसरी होगी कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, वेक्टर में और कार्टेशियन में दोनों चीजें सेम ही होती है। बच्चे दोनों तरह से अलग अलग रटते हैं, बिल्कुल नहीं रटना, ध्यान देना है, ठीक है बेटा। वेक्टर ऑफ लाइन, लाइन का मतलब रेखा। अभी लड़कियां नहीं आनी चाहिए जिंदगी में, नहीं तो ना खराब हो जाएगी। अभी अपने को फोकस है पढ़ाई पर, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान देना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। ये एज ही ऐसी है जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रेक्शन आ जाता है लाइफ में, थोड़ा सा इसको बचना है। और अभी तुम्हारे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो इन पे पूरा पूरा फोकस रखना है, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, लाइन। तो जब भी लाइन के बारे में बात की जाए तो इसमें हमेशा 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से सुनना। जब भी वेक्टर हो चाहे कार्टेशियन हो, लाइन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी तो इसमें 2 चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है पॉइंट, हमें पॉइंट पता होना चाहिए। एक पॉइंट तो कम से कम पता होना ही चाहिए लाइन के ऊपर, ठीक है, पॉइंट। और दूसरी चीज होती है क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट और डायरेक्शन हो तो इसके साथ साथ क्या करें,
पॉइंट तो हमें कुछ x1 y1 z1 की फॉर्म में दे देगा। डायरेक्शन का मतलब मेरे यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, या तो हमें डीसीएस पता होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए, या हमें डीआरएस पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, किसी के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों की डायरेक्शन सेम होती है, एक इधर जा रहा है वो भी इधर जा रहा है, या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल से फर्क नहीं पड़ता, या तो पैरेलल एंटी पैरेलल में से कुछ एक होना चाहिए। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों का तुम्हें बिल्कुल ध्यान देना है। एक क्या पता होना चाहिए बेटा, पॉइंट, और दूसरा क्या पता होना चाहिए तुम्हें, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो हम लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं। मेरे पास एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है, उसको वेक्टर, उसके पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। तुम थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ के आए होंगे, तुम्हें आइडिया होगा, नहीं हो तभी आ जाएगा समझ में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। और ये लाइन है जो किसी बी वेक्टर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के। पॉइंट जिससे लाइन पास होती है वो ए वेक्टर है, और पैरेलल किसके हैं, बी वेक्टर के। मतलब डायरेक्शन तो बी वेक्टर बता रहा है और पॉइंट ए से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने का मेथड होगा आर वेक्टर, ठीक है ना, फिक्स है। सबसे पहले आर वेक्टर लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे जिस पॉइंट से पास हो रही है। किस पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट से, तो ए वेक्टर लिख देंगे, या ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, जो भी होगा a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, वो पॉइंट लिख देंगे। प्लस फिर कोई ना कोई तुम्हें कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट तुम यहाँ पर लैम्डा लगा सकते हो, म्यू लगा सकते हो, टी लगा सकते हो, एस लगा सकते हो, कुछ भी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो कुछ भी लगा सकते हो। तो ये तो पॉइंट हो गया, लैम्डा लगा दिया प्लस में। उसके बाद यहाँ पर बी वेक्टर लिखना है, डायरेक्शन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, डायरेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान दो, पॉइंट। इन सब बातों पे अगर फोकस करोगे ना तो तुम्हारा 3D वैसे ही खत्म हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। आगे पॉइंट, फिर कांस्टेंट, और पीछे डायरेक्शन। क्या होना चाहिए बेटा, डायरेक्शन। अब मैं डायरेक्शन बोलूंगा, तुम्हें सोचना है डायरेक्शन के नाम पे डीसीएस हो सकता है, डीआरएस हो सकता है, या पैरेलल हो सकता है। अब हमारे इस केस में क्या था, पैरेलल वेक्टर था, बी वेक्टर। तो हमने यहाँ पर बी वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए, b1 i के, b2 j के, b3 k के, जो भी होगा वो यहाँ पर लिख दिया। तो तुम्हें आगे पॉइंट ही लिखना है। सबसे पहले आर वेक्टर लिख दो, कोई भी जनरल पॉइंट रहा होगा आर, फिर ए पॉइंट जिससे पास होती है, कांस्टेंट लगाना है, लैम्डा, म्यू, टी, एस, जो भी लेटर है कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़ के। और बी वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन लिखना है। पहली सिचुएशन तो ये, जब हमें क्या पता हो, पॉइंट और डायरेक्शन पता हो। दूसरी सिचुएशन में यहां आता है, ठीक है ना, लिख लेना तुम, बढ़िया नोट्स बनाओ आराम आराम से, कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है। ए पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट है ए वेक्टर, और दूसरा है बी जिसके कोऑर्डिनेट है बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई बी वेक्टर, पॉइंट गिवन है जिससे पास होती है, पॉइंट 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 गिवन है, ए भी पॉइंट गिवन है। अब मैंने तुम्हें सिखाया था कि लाइन हो तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट की और एक डायरेक्शन की। चलो कोई बात नहीं, अभी कम से कम एक पॉइंट तो है, डायरेक्शन अभी निकाल लेंगे। तो आर वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट। सर दो दो पॉइंट है, कौन से लिखें, ए वाला लिखें या बी वाला लिख दें, तुम्हारी इच्छा हो जो लिख दो। तुम्हारा मन करे तो ए वेक्टर लिख दो, तुम्हारा मन करे तो बी वेक्टर लिख दो, जो भी तुम्हारा मन करे, दोनों में सही है। सर कौन सा वाला होगा, दोनों में ही तुम्हें आंसर मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन ना करो। ए पॉइंट लिख दिया, प्लस लैम्डा या म्यू कुछ भी लगा दो, प्लस यहाँ पर क्या लिखना है, इनटू में डायरेक्शन लिखनी है। तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इनसे डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, डीआरएस कैसे निकालते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें जस्ट 2-3 मिनट पहले सिखाया था कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, उससे क्या आ जाता है, डीआरएस आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को तुम क्या कर दो, आपस में माइनस कर दो,
तो इसके डी आर एस क्या आ जाएंगे, डी आर एस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंटों को माइनस करने से डायरेक्शन आ जाता है। अब कोई कहेगा सर मैं बी में से ए माइनस करूं या ए में से बी माइनस करूं, कुछ भी माइनस कर लो, आंसर तुम्हारा ठीक है। अब एनसीईआरटी वाले पीछे अलग अलग आंसर तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए वो कोई सा भी एक आंसर लिख देते हैं, लेकिन तुम एग्जाम में अगर लिख के आते हो ये वाला बी माइनस है या ए माइनस बी, तो दोनों ही ठीक होंगे, है ना, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख दो। या फिर तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं तो इसकी जगह ये लिखना चाहता हूं आर वेक्टर, और पॉइंट ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो, बी पॉइंट लिख दो, तब भी ठीक है। यहाँ पर लेमडा की जगह म्यू लिख दो, लेमडा लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और डायरेक्शन क्या लिख देंगे, बी माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है, बी माइनस ए लिखो, ए माइनस बी लिखो, सब आंसर तुम्हारे सही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमें जब भी लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट और डायरेक्शन निकाल लेंगे। यहां पर एक पॉइंट पता था और डायरेक्शन बी वेक्टर के पैरेलल है, तो पॉइंट लिख दिया और प्लस लेमडा लगाकर डायरेक्शन लिख दी। यहां पर हमें 2 पॉइंट पता है, डायरेक्शन नहीं पता, तो हमें 2 पॉइंट पता हो तो डायरेक्शन डीआरएस निकाल सकते हैं। डीआरएस कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट को माइनस करके। तो पीछे लेमडा की में जो डायरेक्शन लिखी हुई होती है और यहाँ पॉइंट लिखा होता है, ध्यान देना आगे पॉइंट लिखा होता है, ठीक है, और पीछे क्या लिखी होती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब डीसीएस भी हो सकता है, डीआरएस भी हो सकता है और पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। पैरेलल वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन रेशो सेम होती है, उसके डीआरएस सेम होते हैं। डीसीएस और डीआरएस में क्या डिफरेंस होता है कि अगर तीनों का स्क्वायर करने पर 1 आता है तो उसको डीसीएस बोल देते हैं, और नहीं आता तो उसको डीआरएस बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़ा है वेक्टर में पढ़ा है, अब इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कार्टेशियन में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, कार्टेशियन में लाइन कैसे निकालें। तो इसके भी 2 बड़े सिंपल सिंपल फंडे हैं। पहले में क्या है, हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट गिवन है बेटा, ठीक है। पॉइंट कौन सा गिवन है, x1, y1 एंड z1, और इस लाइन के किसी लाइन के पैरेलल है, उसके डीआरएस है a b c, है ना। इसमें अलग अलग डीआरएस होंगे, उसमें तो वेक्टर दे दिया था, तो एक वेक्टर में खुद ही 3 कंपोनेंट होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, लेकिन कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो हमें खुद लिखना पड़ेगा। अब इसमें लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। लाइन की इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं खुद का, और जो पॉइंट गिवन है उसको माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल टू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1। एक्स वाई जेड में से तीनों पॉइंट को माइनस कर देते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। और नीचे क्या डिवाइड कर देंगे हम, पॉइंट a डीआरएस डिवाइड कर देंगे, डीआरएस हो, डीसीएस हो, पैरेलल हो, उनको डिवाइड कर देते हैं, a b c को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आ रहा है समझ में। पहले x माइनस x1 पॉइंट को माइनस करते हैं, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे a b c डीआरएस को डिवाइड कर दिया। अब इसमें कुछ अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना। जस्ट अभी आता हूं, रुक के, मतलब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि यहां पर ध्यान देना है कि x y z के कंपोनेंट +1 होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ना +1 या कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब +1 लिखा होना चाहिए। x y z का कंपोनेंट +1 होना चाहिए, तुम भूल जाओगे, लिख लो, हिंदी में लिख लो, भारतीय में लिख लो, हरियाणवी में लिख लो, जिससे भी तुम्हें आता है, x y z के कंपोनेंट कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। फिर क्या होगा सर, नहीं होगा तो अभी बात करते हैं। तो अब इसका दूसरा पॉइंट पता करते हैं, ठीक है ना, इस पे आऊंगा वापिस से। इसमें अगर हमें एक की जगह 2 पॉइंट गिवन हो और डायरेक्शन नहीं गिवन हो, मतलब x1 y1 z1 और b पॉइंट दूसरा कौन सा गिवन हो, x2 y2 z2, तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। तो लाइन की इक्वेशन सिंपल है, इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x2 माइनस x1 नहीं करा, x में से x1, y में से y1, z में से z1 माइनस कर दो। तुम चाहो तो x2 y2 z2 भी लिख सकते हो। अब डिवाइड में क्या करते हैं, डीसीएस डीआरएस लिखते हैं। तो 2 पॉइंट के डीसीएस कैसे निकालें, कौन बताएगा, कैसे निकालें बेटा।
इन दोनों को माइनस करके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इनको माइनस करके हम वैल्यू निकालने हैं। अब x1 माइनस x2 लिख दो, y1 माइनस y2 लिख दो, z1 माइनस z2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है किसी का मन ये ना हो कि सर मैं x1 y1 z1 नहीं लिखने वाला, मैं क्या लिखूंगा सर, मैं तो यहाँ पर x2 y2 और z2 लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट तो हमें ये भी गिवन है, तो ये भी लिख सकते हो, वो भी सही है, ये भी सही है। पीछे तुम्हारे एनसीईआरटी में से कोई एक मैच कर रहा होगा, लेकिन दोनों ही सही है ना, एग्जामिनर कोई गलत नहीं निकालता। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें तुम्हें एक बात बता रहा था कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। देखो तुम देख के बताओ, यहां से जैसे मैंने लिखा x माइनस 1 y माइनस 2, एक सिंपल बता रहा हूं पहले, z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 4 5, ठीक है। x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 दिखाई दे रहा है, 2 4 5 लिखा हुआ है अपने पास, है ना। अब इसमें DRS कौन से हैं, तो देखो x y z के कोफिशिएंट +1 है, तो इसके DCS या DRS क्या होंगे, 2 4 3 हो जाएंगे। अब इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं हो रहा, तो ये DRS होंगे। अब ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, तो इन सबको जीरो करो, x माइनस 1 को जीरो करने से x की वैल्यू 1 आएगी, y माइनस 2 को जीरो करने से y की वैल्यू 2 आएगी, z माइनस 3 को जीरो करने से z की वैल्यू 3 आएगी। तो किस पॉइंट से पास होता है, 1 2 3 वाले पॉइंट से पास होता है, 1 2 3 पॉइंट से पास होता है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उस पर ध्यान देना, इसको रब कर रहा हूं, लिख लेना पॉज करके आराम से। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स अपॉन 2, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, z माइनस 6 अपॉन 3, ये लिखा हुआ है। अब तुम बताओ, है ना, यहां पर वो लिख दें 2y माइनस 5 बाई 4। अब इसके DRS क्या होंगे, इसके DRS क्या होंगे, दिख रहा है, आराम से देख लो, 3 माइनस एक्स, 2y माइनस 5 बाई 4, z माइनस 6 बाई 3 और 2 लिखा हुआ है। अब इसमें x का कोफिशिएंट देखो +1 नहीं आ रहा, इसमें y का कोफिशिएंट +1 नहीं आ रहा, इसमें z का कोफिशिएंट तो +1 आ रहा है। मतलब अब हम 2 4 3 नहीं बोल सकते कि इसके DRS होंगे, गलत जवाब है अगर तुमने 2 4 3 बोला। तो फिर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को +1 बनाते हैं। तो देखो इसमें से माइनस कॉमन लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई 2, इसमें से जबरदस्ती 2 कॉमन लो, है ना, या 2 से डिवाइड कर दो, तो y माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 4, और इसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल आ रहा, तो z माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ऊपर अभी भी माइनस है, तो इस माइनस को क्या करो, नीचे लेके आओ, तो x माइनस 3 बाई 2 माइनस का 2 से 2 के 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, z माइनस 6 बाई 3, ठीक है, आ गया ना समझ में। अब देखो, अब इसमें x का कोफिशिएंट +1, y का कोफिशिएंट +1, z का कोफिशिएंट भी +1, तो इसके DRS कितने हो जाएंगे, -2, 2, 3, ये इसके DRS होगा, ठीक है। और किस पॉइंट से पास होगा, तो x माइनस 3 को जीरो कर दो तो x की वैल्यू 3, y माइनस 5 बाई 2 को जीरो कर दो तो y की वैल्यू 5 बाई 2, z माइनस 6 को जीरो कर दो तो z इज इक्वल टू 6। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 3, 5 बाई 2, 6, इस पॉइंट से पास होती है। अब इनके क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे धीरे धीरे करके। अभी अपन एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 10-1 मिनट की और थ्योरी पढ़नी है, फिर हमारा 3D खत्म हो जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में तुम्हें बताऊंगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो जो मैंने 6 या 7 क्वेश्चन करवाऊंगा 3D के, वो क्वेश्चंस कर लिए तुमने, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 3D के क्वेश्चन को सोल्व करना, है ना। फिर इसके बाद प्लेन भी पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आइए आगे की थ्योरी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में क्या एंगल होगा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो दो लाइनें लिख लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन
ए वाई माइनस y1 जेड माइनस z1 b1 c1 a1। ठीक है, तो इसके DRS कितने हो जाएंगे, a1 b1 c1, ये इसके DRS हो। दूसरी लाइन लिख दो, x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, इसके DRS कितने हो जाएंगे, a2 b2 c2। तो जब भी दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है हमें, तो इनके DRS के बीच में निकालना है ना। DRS निकालते वक्त ध्यान देना कि x y z के कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, cos थीटा इज इक्वल टू मोड लगाना है और इन दोनों के DRS को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। जैसे a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 डिवाइडेड बाई रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई इन तीनों के स्क्वायर का सम a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दो लाइनों के बीच में एंगल। अभी 2021 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए तो हट गया है, लेकिन आने वाले बच्चों को ध्यान देना है। अगर इनके बीच में एंगल थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है ना, दोनों लाइनें क्या हो, परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस क्या हो, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री होते कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये रिलेशन याद करना है हमें कि जब भी अगर एंगल 90 डिग्री हो तो a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 क्या होगा, 0। अगर थीटा 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री का मतलब दोनों लाइनें पैरेलल हो, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो क्या रिलेशन याद करना है, जब लाइंस पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशो भी सेम होते हैं। ठीक है ना, दोनों इक्वल ही होते हैं, या इनके रेशो इक्वल होते हैं। क्या मीनिंग है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है, तो ये रिलेशन होगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और अगर 90 डिग्री है तो ये रिलेशन होगा। इसका यूज करेंगे अपन आने वाले टाइम पे। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ रहा है, उस पर ध्यान देते हैं ना। इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो 3D के 2D में तो क्या होती है, लाइंस एक तो इंटरसेक्टिंग होती है जो आपस में कट करती है, इनके बीच में तो कोई डिस्टेंस होगी नहीं, आपस में गले मिल रही है तो डिस्टेंस तो 0 होगी। दूसरी लाइन होती है पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसाइड भी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती है। तो ये तो पैरेलल लाइन होती है और ये दो होती है 2D में। तो 3D में क्या होता है, एक और लाइन होती है, उसको स्क्यू लाइन बोलते हैं। बहुत सारे कुछ बच्चे क्यू लाइन भी बोलते हैं, इसको साइलेंट कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से जा रही है, मतलब एक एरोप्लेन के ऊपर से क्रॉस करके दूसरा एरोप्लेन जाना। तो देखो ये पैरेलल भी नहीं है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, पैरेलल तो नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है और कट भी नहीं कर रही है, तो इनको बोलते हैं स्क्यू लाइन। तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, जैसे आर वेक्टर लाइन लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना, कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दूसरी लाइन लिखने आर वेक्टर इज इक्वल टू किसी दूसरे पॉइंट A2 से पास हो रही होगी और म्यू बी वेक्टर। दोनों में बी वेक्टर ही क्यों लिखा, क्योंकि दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, तो उनके DCS या DRS दोनों सेम होते हैं। दो पैरेलल होंगे तो उनके DRS सेम होंगे, ठीक है ना, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है।
तो इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस, एच डी का मतलब है शॉर्टेड डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है मोड तो लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, a1 माइनस a2 या फिर a2 माइनस a1, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर क्रॉस b वेक्टर, इन दोनों का b वेक्टर निकालना। अब क्रॉस कैसे निकालते हैं तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा, डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने का। जो पॉइंट गिवन है वो a2 माइनस a1 लिख दो, क्रॉस b दोनों के सेम होंगे या फिर जो छोटा वाला होता है रेशो सेम होते हैं वो सी बार, तो b वेक्टर लिख देना है, छोटा वाला लिख देना है। छोटे का मतलब है कि जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, अब ये भी लिख सकते हैं 2 4 6 भी लिख सकते हैं। अब इनको डिवाइड करोगे ना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तो सेम आएगा, पैरेलल आएगा। तो इसमें 1 2 3 छोटा है, 2 4 6 है तो फिर 1 2 3 लिख दो, या फिर कोई सा लिख दो, बड़ा वाला लिख दो तो फिर नीचे बड़ा वाला लिख देंगे तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इस पे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा लिखते हैं अपन स्क्यू लाइन। सेकेंड है हमारे पास क्यू लाइन। क्यू लाइन का मतलब है दोनों लाइनें अलग अलग होगी, तो a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन अलग होगी। फिर r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ठीक है ना, ठीक ठीक से दिख रहा है ना बच्चों, परेशान तो नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते? कोई नहीं, थोड़ा सा जोड़ लगाओ, अगली बार मस्ती मारेंगे बढ़िया सी। तो लेमडा b2 वेक्टर हो गया। तो ये इनको बोलते हैं स्क्यू लाइन। इसके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मोड a2 माइनस a1 वेक्टर। अब यहाँ पर डॉट लगाएंगे, डॉट है ना, जबकि यहाँ क्रॉस था, यहाँ पर डॉट और इन दोनों के बीच में क्रॉस, b1 क्रॉस b2 क्रॉस b1 लिख दो या b1 क्रॉस b2 लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मोड। इसका अलग से मैग्नीट्यूड निकालना, फिर पूरे का होल मोड। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये इस पूरे को, ये हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका होता है बॉक्स प्रोडक्ट में, ये तुमने वेक्टर में पढ़ा होगा, a2 माइनस a1 वेक्टर फिर b1 वेक्टर जगह छोड़ के फिर b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये पूरा मोड। अब इसको सोल्व करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, वो तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन सब करेंगे धीरे धीरे करके, बिल्कुल परेशान ना होना। फिर इसी स्क्यू लाइन में एक और कंसेप्ट पूछ लेते हैं कि लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइंस आर कोप्लेनर। कि लाइंस कोप्लेनर होगी तब क्या होगा, कैसे पता करें कि लाइंस कोप्लेनर? तो सिंपल है कि अगर ये स्क्यू लाइन में है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो पैरेलल लाइनें हैं दो, वो तो कोप्लेनर होगी है ना, तो पैरेलल का तो पीछे से पता लग जाएगा कि b1 b2 दोनों सेम आ रहे हैं तो पैरेलल लाइन है। स्क्यू लाइनें कोप्लेनर होगी या नहीं होगी, मतलब एक लाइन ये है, इसके ऊपर से दूसरी लाइन तो पास नहीं हो रही, जो ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है वो तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही हो, या कुछ और कट हो रही हो दूसरी तरीके से, एक ही प्लेन के ऊपर हो, जैसे बोर्ड के ऊपर ही हो, तो कैसे पता करें कि स्क्यू लाइन होगी, वो कोप्लेनर होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस होती है वो 0 के इक्वल आ जाती है तो वो कोप्लेनर होती है। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस लाइन की 0 आ जाती है तो लाइन क्या होती है, कोप्लेनर। शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या हो रहा हो, 0 हो रहा, क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस होते हैं, नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा, ऊपर वाला 0 हो रहा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो रहा, a2 माइनस a1 फिर b1 b2 वेक्टर ये किसके इक्वल आ रहा हो, 0 के इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर लाइन। तो बेटा 3D पढ़ने के लिए प्लेन के अंदर बस ये थ्योरी थी है ना, 20-25 मिनट की थ्योरी है,
20-25 मिनट की तुम थ्योरी पढ़ो और 3D लाइन के सारे क्वेश्चंस करो। अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं तो अपना माइंड वाइड होता है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे।